डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे बेटा जी। अच्छा, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो लोग ज्वाइन होते जाएं वो इन बॉक्स में अपना नेम और रोल नंबर छोड़ते जाएं ताकि मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो मुकम्मल कर सकूं। ठीक है, इन बॉक्स में अपना नेम और रोल नंबर छोड़ते जाएं ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मुकम्मल कर सकूं। ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ जो है ना स्क्रीन शेयर किया है। इसमें आपको आपकी किताब का चैप्टर नंबर 2 नज़र आ रहा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर कोई मसला है तो मुझे बताइएगा। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, मैंने अलाउ किया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ज़रा बात स्टार्ट करते हैं। लास्टली हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं, जैसे 1-2 मिनट के लिए, ताकि बाकी लोग जो हैं वो जो ज्वाइन करना चाहेंगे वो भी आ जाएं जल्दी से। और मैंने अपने वीडियो इसलिए ऑन की है कि हमें ये फील हो कि हम मीटिंग में हैं। आप लोग जो वेल में करना चाहते हैं, आप वीडियो ऑन वो कर सकते हैं, जो बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि हम बेस्ट वे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। अब जो भी है ज़ाहिर है, जिस तरीके से भी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ऑनलाइन मीटिंग में हमें ये फील होना चाहिए कि हम लाइवली गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि हम बेहतर बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप कि ये इसी तरीके से सही तौर पे चलेगा। सबसे पहले जो चीज़ें हम पढ़ चुके थे, वेक्टर की नोटेशन हम देख चुके थे, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देख चुके थे। रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझा था। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमने दो तरीके से उसको ब्रेकअप करके समझा था। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 2 डायमेंशन में, और फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3 डायमेंशन। इस तरह आपको मैंने समझाया था कुछ एग्जांपल दे करके कि जैसे कैसे हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, कैसे हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। फिर हमने जो है वो इन्हीं 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सहारा लिया था हमने कुछ फिगर्स का। जो फिगर्स जो हैं वो आपके सामने मौजूद भी हैं। इनमें से एक फिगर तो ये थी जो 2 डायमेंशन में हमने कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट समझने की कोशिश की थी। जैसे यहाँ पर है ये कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए बी, और मैंने बताया था कि अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होता है वो ए कहलाता है, अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस होता है वो बी कहलाता है। और इसी तरीके से फिर उसको वो जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस में क्लोज कर देते हैं। और जो पहला पैरेंथेसिस में पहला मेंबर होता है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो दूसरा मेंबर होता है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट के हवाले से आपको बताया था कि ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है अलोंग एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और अलोंग वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होते हैं।
इसी तरीके से मैंने बताया था कि 3 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस चल रहा। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप अपने माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, मुझे लगता है कोई बोल रहा है आप में से, लेकिन आवाज नहीं सही तरीके से आ रही। अच्छा, यूं जूम के मैसेज बॉक्स में मुझे बताइएगा आप गड़बड़ है। ओके, ठीक है, अगर आ रही है तो फिर मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। तो आप लोग जो है वो मुझे अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। ये ये हमजा कौन है? ये कोई किसी ने कोई अपने किस नाम से यहाँ पे, किसी भाई के नाम से, या ये कोई मेल स्टूडेंट तो नहीं है? ये अली बिन नसीर है, ये भी कोई मेल स्टूडेंट्स तो नहीं है? ये बस ये कल क्लियर कर दें मुझे। आप जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा आप कुछ कह रहे हो या नहीं कह रहे हो। आप अपने माइक्स ऑन कर लें, माइक्स ऑन करके मुझसे बात करें। अच्छा अच्छा, चलो बस ठीक है, मुझे बस यही कंफर्म करना था, बाकी ठीक है। अगर ये बॉयज नहीं है, कोई मतलब मेल मेंबर नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, मैं बात कर रहा था, अगर आप लोगों को ये सारी बातें समझ हैं, फिर हमने डायरेक्शन की बात की थी, एडिशन की बात की थी, हेड टू टेल रूल की बात की थी। हेड टू टेल रूल में देखा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और साथ में बताया था कि ये जो वेक्टर्स हैं इनकी एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। तो ये याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, इसको मेंशन करें अपनी किताबों के ऊपर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शो दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। और हेड टू टेल रूल ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, और इकट्ठा शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय, या स्टेट हेड टू टेल रूल, या हाउ वेक्टर्स कैन बी एडेड ग्राफिकली। इस तरह जो भी आपसे बात पूछी हुई है, आपने इसका एक ही जवाब देना है कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं। उसके बारे में आपने वही बताना जो आपको समझाया था कि जब हमने वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करना होता है तो सबसे पहले जिन वेक्टर्स को ऐड करना होता है उन वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस इस तरह बनाते हैं कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिल जाए, एंड सो ऑन। इस तरह बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, जितने भी हमारे पास वेक्टर हों उन वेक्टर में से जो पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक वेक्टर होता है, वो वाला वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट कहलाता है। मसलन मैं छोटी सी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको वेक्टर बना के दिखा देता हूँ। मसलन एक वेक्टर ये है, फिर मैंने जो नेक्स्ट वेक्टर लगाना है वो इसकी उसका हेड इसकी टेल के साथ मिलना चाहिए। फिर सपोज करो हमारे पास एक तीसरा वेक्टर भी है, हम जो है वो जो तीसरा वेक्टर है वो इस तरह है, चौथा वेक्टर भी है सपोज करो वो इस तरह है। अब हमें कोई कहता है कि इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, तो हम पहले वेक्टर की हेड से पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक जो है वो बनाएंगे एक वेक्टर जिसको हम कहेंगे का रिजल्टेंट है। ये जो मैं अब बना रहा हूँ ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना। इसको मैं आर लिख देता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर, ये आर वेक्टर है आपके पास रिजल्टेंट।
तो बात समझ गए हो? मेरा ख्याल मैंने उसी को जरा थोड़ा सा रिव्यू करना था। हेड टू टेल रूल से जो हमारे पास हो रही थी बात, तो इसलिए हेड टू टेल रूल में ये परेशानी नहीं आपने कर, सारे के सारे वेक्टर जो हैं वो आपने इस तरह ड्रा करने हैं कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिल जाए। दूसरा वेक्टर किसको कहना है? जो बाद में बनाया, ठीक है, जो मिल जाए। तो फिर लास्ट में जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक होगा। ये एक इंपॉर्टेंट लफ्ज, एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको भी आपने याद रखना है। सम इज आल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट एंड इज इंडिकेटेड बाय पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, एक ये बात याद रखनी। दूसरी बात याद रखनी है, ये एक फ्रेज है यहाँ पर, ठीक है, मैं वो अंडरलाइन करता हूँ अभी। ये वाली लाइन, यानी वो जो मैंने यहाँ पे आपको वेक्टर बना के दिखाया था, ये वाला आर वेक्टर, ये आपको कर्सर से पता चल रहा होगा, ये वाला आर वेक्टर, ये ना सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट की, बल्कि डायरेक्शन भी इसी से रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए रिजल्टेंट जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड भी इसी से रिप्रेजेंट हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी इसी से रिप्रेजेंट हो जाएगी। यहाँ तक आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मुझसे, या फिर आप मुझे बता दें कि आप लोगों को समझ आ गई है ये, तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चलो ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं समझ आ गई है, समझ आ गई है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सादा सा कॉन्सेप्ट है, अभी आपके सामने स्टेट कर रहा हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर अ नंबर ऑफ वेक्टर। अ नंबर का मतलब होता है जितने भी हो, अ नंबर का मतलब होता है जितने भी वेक्टर्स हो ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का लफ्ज इसलिए यूज किया कि अगर फर्ज किया फोर्स वेक्टर है तो उसको किसी दूसरे फोर्स वेक्टर में ही ऐड किया जा सकता है, फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर में ऐड नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखना है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बात याद रख लें कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेम काइंड ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, यानी डिफरेंट नेचर के वेक्टर्स को आप ऐड नहीं कर सकते। एग्जांपल दोबारा से बोल रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर को आप फोर्स वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, वेलोसिटी वेक्टर को एक्सेलरेशन वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन वेक्टर को फोर्स वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यानी हम वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो उन वेक्टर्स की नेचर एक जैसी होनी चाहिए। नेचर एक जैसी होने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपको नेचर एक जैसी या नेचर शो करने के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी बाकायदा, जिसका नाम क्या था भला? डायमेंशंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये एमसीक्यू ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच सॉर्ट ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड, और 4 ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, एक डायमेंशन सेम डायमेंशन का ऑप्शन लिखा हुआ होगा, तो वो सही सेम डायमेंशन वाला ऑप्शन ठीक होगा। ये ना समझ लेना कि कहीं वो सेम डायमेंशन जो है वो वाला ऑप्शन ऐसा है कि वो हमारे यहाँ पे क्लियर ही नहीं है, यानी हमें पता नहीं है, कोई ऑप्शन ही ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सोच समझ के आपने उन ऑप्शन को देखना है। सॉरी, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि फोर्स वेक्टर्स की उसने एग्जांपल दे दिया कि अगर हमने जमा करना तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? फोर्स वेक्टर ही होने चाहिए। तो आप दोबारा से इसको स्टेट करते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड is that single vector which would have same effect as all the original vectors taken together, यानी as all the original vector taken together। ये जरा समझने वाली बात है कि जब हम मुख्तलिफ वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में एक सिंगल वेक्टर बनता है। आपने गौर किया होगा इस फिगर में जो मैंने बनाई थी और ये फिगर जो ऑलरेडी किताब में बनी पड़ी है, इसको आपने देखा होगा कि ये जो वेक्टर्स हैं, यानी वेक्टर ए था और फिर वेक्टर बी था, उन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो एक, अगर आप गौर कर रहे हैं तो सिंगल वेक्टर है, ठीक है। और साथ में अब अगली शर्त क्या है कि उस सिंगल वेक्टर का
इफेक्ट, उस अकेले सिंगल वेक्टर का इफेक्ट वही होगा जो इन तमाम वेक्टर्स का जिनको ऐड करके हमने वो वाला वेक्टर जो है वो फाइंड आउट किया है उसका इफेक्ट है। ये बात याद रह जाएगी आप। तो इसलिए अब दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ द सेम काइंड दैट इज फोर्स वेक्टर फॉर एग्जांपल इज दैट सिंगल वेक्टर, वो वाला सिंगल वेक्टर होगा विच वुड हैव, जिसका होगा सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर टेकन टुगेदर, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट जैसा कि हम तमाम ओरिजिनल वेक्टर जिनका इफेक्ट हमने वहां पर दिया था वो वैसा ही होगा जैसा कि ओरिजिनल वेक्टर्स का होना चाहिए था, उस अकेले वेक्टर का भी वैसा ही होगा। ठीक है, अच्छा। अगर यहां तक बात समझ आ गई तो हम नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप में से अपना माइक ऑन करके कोई भी स्टूडेंट जो है वो मुझसे बात कर सकता है। अगर आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, चीजों के बारे में नहीं पूछेंगे तो फिर इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आप छोड़ दें इस बात को। जितने दिन हमारे पास हैं अब हमने उसको इस वजह से जाया नहीं करना। मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि नेक्स्ट टाइम आप जो है वो वेल शेल करके अपना बाकायदा जैसे क्लास में बैठते हैं ऐसे बैठें और आप जो अपनी वीडियो ऑन करें ताकि मुझे भी फील हो कि हम स्टूडेंट्स के साथ लाइवली कर रहे हैं बात। मैं भी अपनी वीडियो ऑन रखूंगा और मैंने तो आज भी रखी हुई है इसलिए कि आपको फील हो कि हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हवा में बातें चल रही हैं सारी। ठीक है, और कल से मैं कोशिश करूंगा व्हाइट बोर्ड के सामने अपने सिस्टम को रखूं और मैं कुछ चीजें व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर समझानी है तो वो भी आपको नजर आ रहा हो सामने से। कल से इंशाल्लाह मैं ऐसा इंतजाम कर लूंगा व्हाइट बोर्ड का। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि ये ठीक होगा, आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब लास्टली हमने वेक्टर को ग्राफिकली ऐड किया था, अब हम वेक्टर को ग्राफिकली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम वेक्टर्स को ग्राफिकली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स को हम ग्राफिकली किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, कोई लंबा चौड़ी बात नहीं करनी हमने। अगर आपको याद हो तो हम क्या लिखते होते हैं, ये सामने आपकी किताब में लिखा हुआ है a माइनस बी, नजर आ रहा होगा आपको, और उसके साथ उसने इक्वल का निशान डाल के नेक्स्ट देखते हैं आप, वो उसने लिखा हुआ है a प्लस और साथ में वेक्टर के साथ नेगेटिव लगा दिया और साथ ये लिखा है कि ये जो माइनस बी है ये एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर बी का नेगेटिव है। तो जस्ट सिंगल सेंटेंस में आपको बता दूं कि इस वेक्टर बी के नेगेटिव होने से क्या मतलब है। इस वेक्टर बी के नेगेटिव होने से मतलब सादा सा ये है कि आपने उस वेक्टर को पकड़ना है और उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है। अपोजिट का मतलब समझते हो, एग्जैक्टली अपोजिट, डिफरेंट नहीं करना। डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ, अपोजिट का मतलब होता है एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन। डिफरेंट का मतलब ये भी हो सकता है सर कि ये मतलब काइंडली ये बात रिपीट कर दे, मुझे समझ नहीं आई। मैं कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सारी बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसने लिखा हो ना माइनस बी वेक्टर, हमें असल में ये समझना है कि इस माइनस बी वेक्टर का क्या मतलब है। ये जो माइनस बी वेक्टर है इसमें गौर कीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये बी वेक्टर से ही हमें हासिल होगा, लेकिन कैसे हासिल होगा, बी वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन को हमने अपोजिट कर देना है। सिर्फ डायरेक्शन को अपोजिट करने का मतलब आपके सामने एक एग्जांपल है किताब में, मैं उसको उसके गिर्द दायरा बना रहा हूँ, तरतीब से देखिएगा। ये देखिएगा, ये बी वेक्टर था, नजर आया। यहाँ थोड़ा सा मैं अगर ऊपर जाऊं तो ये बी वेक्टर था, अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सही तरीके से, और गौर कीजिएगा जरा, ये माइनस बी वेक्टर है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे मेरा ये कहने का मतलब कि उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कैसे करना है। मसलन ओरिजिनल बी वेक्टर ये था, ये
और उसका नेगेटिव वेक्टर क्या बनाना है, उतना ही वेक्टर बनाना है, उसी तरीके से उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन बनानी है, लेकिन क्या करना है, उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है। तो ये है हमारे पास किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना। आई होप कि ये समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करें जरा। आपको नेगेटिव वेक्टर की समझ आ गई? जिस बेटी ने पहले राब्ता किया था वो बताएं जरा। समझ लग रही है। ठीक है, ओके ओके बेटा जी। तो आज के बाद जब कभी मैं आपको कहूं कि आप एक नेगेटिव वेक्टर आपने बनाना है, तो आप बना सकते हैं नेगेटिव वेक्टर। कोई एक बता दे मुझे, कैसे बनाएंगे नेगेटिव वेक्टर? यस सर। कैसे बनाएंगे? डायरेक्शन हम ऑपोजिट कर देंगे जो उन्होंने हमें दिया हुआ होगा। गुड, उसकी डायरेक्शन को एग्जैक्टली अपोजिट कर देना, डिफरेंट नहीं करना। डिफरेंट नहीं करना। डिफरेंट का मतलब क्या होगा, मसलन अगर फर्ज किया जैसे मैंने यहाँ आपको ए वेक्टर बना के दिया था, तो ये डिफरेंट है। ये बी वेक्टर ऐसे बना दूं मैं, तो ये उसकी डायरेक्शन मैंने मुख्तलिफ कर दी है। ऐसा नहीं करना, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन करनी है। ठीक है, तो सिंपली हमने दोबारा से वेक्टर सबट्रैक्शन के लिए हेड टू टेल रूल ही यूज करना है, लेकिन हेड टू टेल रूल ही यूज करना है, लेकिन अब जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है और फिर उसको ऐड कर देना है पहले वेक्टर में। अब आप जरा फिगर के ऊपर आ जाएं, हम फिगर को खास तौर पे समझ लें अच्छे तरीके से। ये देखें, इसने करना था a माइनस बी, यानी ए वेक्टर को कुछ नहीं करना, ए में से बी माइनस करना है। अभी मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जिस वेक्टर को माइनस करना है उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर पहले बनाना है, फिर जिस में से माइनस करना है उस वेक्टर को क्या करना है, उस वेक्टर का नेगेटिव बना करके उस वेक्टर में से उस वेक्टर में जमा कर देना है। मसलन जैसे अब आपके सामने एक एग्जांपल है, हम वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना चाह रहे थे। सबसे पहले हमने ये देखा कि वेक्टर बी कौन सा है, उस वेक्टर बी को बी का हमने नेगेटिव वेक्टर बनाया। नेगेटिव वेक्टर बना करके चूंकि उसको ए में से माइनस करना था, हेड टू टेल रूल की मदद से हमने ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड किया। आप ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ऐड के लफ्ज से? ऐड के लफ्ज से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हमने चूंकि सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसको नेगेटिव लेकर के बीच में ले लिया, तो इसलिए अब हम क्या कह रहे हैं, हमने उस वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का सब्ट्रैक्ट करना, किसी भी वेक्टर का सब्ट्रैक्ट करना असल में उसी वेक्टर को ऐड करना है, लेकिन उस वेक्टर का नेगेटिव बना करके, उस वेक्टर का नेगेटिव बना करके, उस वेक्टर का नेगेटिव लेकर के। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही बच्चों? यस सर, आ रही है। हाँ, अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये सेंटेंस कहाँ पे लिखा हुआ है किताब में, उसको अंडरलाइन भी कर लें। The subtraction of a vector is equivalent to the addition of the same vector, with its direction reversed। मेरा ख्याल आई होप कि आप समझ गए होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या बात की है। लफ्जों में ऐसे लिखा हुआ है इसको, ठीक है। कैसे कि एक वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना असल में उस वेक्टर को ऐड करना ही है, लेकिन उस वेक्टर का नेगेटिव बना करके। तो विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड, विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स का क्या मतलब है, वेक्टर को नेगेटिव बनाना। विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स का मतलब क्या है, वेक्टर को नेगेटिव बनाना। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करोगे। डिफाइन करने का मतलब है, ये जो सेंटेंस मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन कलर में, इस सेंटेंस को लिखोगे। उससे नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे एग्जांपल का, और एग्जांपल के बाद आप ये लिखोगे जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। और साथ में आप फिगर बनाओगे और साथ में आपने लिखना है कि फिगर में शोन है, लेकिन फिगर का नंबर नहीं देना, क्योंकि वहां पे इम्तहान में हम या पेपर में हम नंबर नहीं दे रहे होंगे। साथ फिगर बनाई होगी और हम अंडरस्टैंड करवाएंगे उसको कि ये साथ वाली फिगर में जो बात है ये है। ये बात समझ गए आप? जी सर, समझ आ गई है। सब्ट्रैक्शन कर लोगे आप वेक्टर्स की? जी सर। ओके,
अब हमारे पास कुछ टाइम है, हम अब नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी एक वेक्टर को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक स्केलर से। यानी अभी हमने इस चैप्टर के शुरू में खास तौर पे अंडरस्टैंड करते हुए इस बात को देखा कि वेक्टर्स जो हैं ये डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज हैं, स्केलर जो है ये डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज हैं। एक में मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट होता है, जैसा कि स्केलर एग्जांपल उसकी मैस है, टेम्परेचर है, और आप टाइम ले सकते हैं, या स्पीड अकेली जो है वो भी मैग्नीट्यूड असल में होती है और वो स्केलर होता है। स्पीड भी बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत, जैसे आप गाड़ी है, गाड़ी में आप स्पीडोमीटर स्पीड बता रहे होते हो, लेकिन आप ये नहीं बता रहे होते कि हमारी गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही, वो स्पीड है एक्चुअली, जिसको आप आमतौर पे वेलोसिटी कहते रहते हैं। तो ये याद रखना है, वो बाज दफा दो डिफरेंट लफ्ज भी यूज करते हैं इस तरह। एक दूसरी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हमने जो देखी हैं वो है वेक्टर्स। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, ये अब कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो गया हो, अगर आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा आप, ठीक है? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अब हम दो डिफरेंट नेचर की जो क्वांटिटीज हैं, एक वेक्टर है और दूसरा स्केलर है, और उन वेक्टर और स्केलर को हम क्या करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी एक वेक्टर के साथ एक स्केलर को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। ऐड का तो हमने देख लिया कि वो ऐड नहीं हो सकते, कोई वेक्टर किसी स्केलर में ऐड नहीं हो सकता। ऐड करने के लिए लाजम है कि उनकी नेचर एक जैसी हो, स्केलर स्केलर में ऐड हो सकता है, वेक्टर वेक्टर में ऐड हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर और स्केलर की, तो उसमें जो पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है वो उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो हम ये आप डिफाइन करते हैं, पहले सबसे पहले तो ये सीख आप देख लें, आप ये अपने ज़हन में बिठा लें कि किसी भी वेक्टर के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब अगर हम उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो स्केलर को मल्टीप्लाई करने के साथ जो नई चीज बनेगी, सबसे पहले हमें सोचना है कि वो क्या होगी। जब हमें उसका पता चल जाएगा वो क्या होगी, फिर हम देखेंगे कि वो जो होगी वो वेक्टर होगी या स्केलर होगी, पहले ये पता चलाना है। फिर अगर वो स्केलर होगी तो उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, अगर वो वेक्टर होगी तो उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि जब कभी भी हम किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में जो हमें फिजिकल क्वांटिटी हासिल होती है उसके रिजल्ट के तौर पर वो एक वेक्टर होता है। पहला डिसीजन हमने ले लिया कि जिस वक्त कोई वेक्टर जो है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसी स्केलर के साथ, तो स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट के तौर पे फिजिकल क्वांटिटी हमें हासिल होती है वो एक्चुअली एक वेक्टर होता है। अगर वो वेक्टर होता है तो हमें फिर उस वेक्टर की डायरेक्शन भी बतानी होगी, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी बतानी होगी। यानी अब हम देखना चाहेंगे कि ऐसा करने पर, यानी एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है, वो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हासिल हुई है। तो याद रखिएगा कि एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर जो सबसे पहली बात है वो वेक्टर हमें हासिल होगा, वो बात हम कर चुके। वो जो वेक्टर हमें हासिल होगा उस वेक्टर की डायरेक्शन और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है। सबसे पहले मैं उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता हूं। तो ये याद रखिएगा कि जिस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी, उस मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से जिस नंबर से हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो उससे जो आंसर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो जाएगी। मसलन
फर्ज किया एक वेक्टर है सर मेरे आवाज पास, नहीं आ रही आपकी सही से। फर्ज किया मेरे पास एक वेक्टर है, अब मेरा ख्याल आ रही होगी। फर्ज किया मेरे पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने जो अभी आपको असूल समझाया उसके मुताबिक जो वेक्टर मेरे पास पहले मौजूद था उसकी मैग्नीट्यूड को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगी? उसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी। ज़ाहिर है 2 से मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर कोई चीज डबल हो जाती है, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड को जब हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई करा तो उतने टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है, जैसा कि मैं अब आपको शो करने की कोशिश करूंगा, ये वेक्टर ए है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये वेक्टर ए था। इस वेक्टर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसके नतीजे में मुझे जो वेक्टर हासिल हुआ उसको देखना है, वो वेक्टर ये है जो मैं आपको अब दायरे में बना रहा हूं। अब देखें क्या किया, वो जो नया वेक्टर हासिल हुआ वो है 2a, वो है 2a। अब देखें उस वेक्टर की लेंथ पहले वेक्टर की लेंथ का दुगना है। आपको मैंने समझाया था कि किसी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट होती है। अब हमने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो उसकी लेंथ को कितना हो जाना चाहिए? दुगना। उसकी लेंथ को कितना होना चाहिए? दुगना। तो इसका मतलब है कि पेपर के ऊपर अगर मैं उस वेक्टर को बनाने की कोशिश करूंगा तो उस वेक्टर की लेंथ जो है वो दुगनी बनाऊंगा। ऑब्वियसली ये सर पेपर आपकी में आवाज नहीं आ रही सही से। पेपर में ये लेंथ वेक्टर की दुगनी बनाई हुई है मैंने, ठीक है, ये किताब वाले ने बनाई हुई है यहाँ पर। अच्छा कोई नहीं, ज्यादा परेशान नहीं होना। अब आपको मेरी आवाज अगर सही तरीके से आ रही है तो आप लोग मैसेज बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर लिख के मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं आपकी हाजिरी ले सकूं। मेरे पास इस वक्त 12 लोग हैं मीटिंग में, यानी कुल 11, मुझ समेत 12 हैं, कुल 11 लोग हैं, तो 11 से ज्यादा मैसेजेस ना हो। जिन्होंने मैसेज कर दिया है वो दोबारा मैसेज ना करें, जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया वो अपना नेम और रोल नंबर लिख करके, डीपीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके मुझे मैसेज कर दें बॉक्स के अंदर ताकि मैं आपकी हाजिरी ले सकूं। ठीक है, अभी मेरे पास 3-4 मिनट हैं, बल्कि 5 मिनट हैं इस मीटिंग के एंड होने तक। तो आप काइंडली इन 5 मिनट्स में मुझसे कोई बात पूछ ले। अभी हमने सिर्फ यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ तक किया है, वेक्टर नया हासिल हो जाता है, जो नए होने वाली क्वांटिटी वेक्टर है, समराइज कर लें जो लास्ट का जहाँ पे छोड़ा है, कल इससे आगे स्टार्ट करूंगा मैं। और दूसरी बात कि जो मैग्नीट्यूड है वो जितने नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उतने टाइम्स हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया कि एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड थी कुछ, उसको लेंथ से रिप्रेजेंट किया था a, किताब में जो आपको शो किया गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक नया वेक्टर हासिल हुआ, ये वाला। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड देखें, हमने दुगनी कर दी है, क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था। और मैंने अभी आपको बताया कि 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि दुगना कर देना उसकी मैग्नीट्यूड को। एक बात के ऊपर आप अगर तवज्जो करें कि उसने जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो वही रखी है जो ओरिजिनल वेक्टर थी। तो एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि अगर वो नंबर जिससे आपने मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, तो फिर डायरेक्शन वही रहती है जो ओरिजिनल वेक्टर की होती है। डायरेक्शन वही रहती है जो ओरिजिनल वेक्टर की होती है। अगर नेगेटिव नंबर हो तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। अगर नेगेटिव नंबर हो तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, नॉट चेंज, अपोजिट हो जाती है। देखें जरा, जब -2 से मल्टीप्लाई किया ये रेड वाला वेक्टर, इसमें डायरेक्शन क्या हो गई है? एग्जैक्टली अपोजिट हो गई है ओरिजिनल वेक्टर के। ओरिजिनल वेक्टर ये था, इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट कर दी गई है, कहां पर? यहां पर। और मैग्नीट्यूड का वही हिसाब है, मैग्नीट्यूड का वही हिसाब है। मैग्नीट्यूड उसी तरीके से 2 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम, 4 टाइम, यानी जितने से आपने मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं अपनी बात को कि क्या सूरत हाल है हमारे पास। अगर कोई वेक्टर हो उसको हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्टेंट के तौर पे हमारे पास जो नई क्वांटिटी आती है वो भी एक स्केलर वेक्टर ही होता है। अगर नंबर पॉजिटिव हो तो फिर उस वो जो नया वेक्टर है
उसकी डायरेक्शन वही रहती है जो ओरिजिनल वेक्टर की है, और अगर नंबर नेगेटिव हो तो उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। और मैग्नीट्यूड की सूरत में दोनों केसेस में चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नंबर नेगेटिव हो, जो मैग्नीट्यूड है वो उतने टाइम्स हो जाती है। मसलन अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 टाइम हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ से हम एक छोटा सा कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि अगर हम सिर्फ किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वेक्टर बनाने होते हैं, तो सिंपली क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगी। 1 से चीजों को मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहती हैं, वही रहती हैं जो होती हैं। इसलिए -1 से मल्टीप्लाई करने से जस्ट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये अब हमने ये सीख भी लिया कि हमने माइनस वेक्टर कैसे बनाना है। ठीक है, वहां पे मैंने आपको सादा बताया था क्योंकि ये बात नहीं पड़ी हुई थी। अब मैंने आपको बता दिया कि माइनस वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका हाफ हो गया है और हाफ जो है वो हम कल इसको करेंगे इंशाल्लाह। तो कल काइंडली कोशिश करें आप वेल में आ जाएं, ताकि मुझे भी फील हो, आपको भी फील हो कि हम लाइवली गुफ्तगू कर रहे हैं। और कोशिश करें कैमरा आप लोगों के पास हो या कैमरा ऑन करने की मुनासिब सहूलत हो, ऐसी जगह पे आप हो जहाँ पे सिग्नल मैक्सिमम हो। कंपल्शन नहीं है मेरी तरफ से कैमरा ऑन करने की, अगर आप कैमरा ऑन नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप ना करें, लेकिन आप ऐसे मुझे फील हो कि आप लाइव हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं और हम मीटिंग में हैं, हम यानी कोई काम कर रहे हैं, हम कोई पढ़ रहे हैं, एक दूसरे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी और जो है उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह कल दोबारा से अपना यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसका हाफ पार्ट मैं कल करूंगा और हाफ पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज बतानी है आपको, और होप के आपको ये आप समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हमारी कल गुफ्तगू यहाँ से आगे जारी रहेगी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।